हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेद स्टडी ग्रुप में। मैं आपके साथ शेयर कर रहा था इंडियन ज्योग्राफी। तो आज मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं इंडियन ज्योग्राफी के अगले चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। पीछे हमने देखा भारत के भू आकृतिक विभाजन को या भारत की भू आकृतिक विशेषताओं के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा था। भारत को हम 6 भू आकृतिक भागों में बांटते हैं, या भारत के फिजियोग्राफी को हम 6 भागों में बांटते हैं। उत्तर और उत्तर पूर्व के हिमालय, उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वतमालाएं, उत्तर का मैदान, थार मरुस्थल और प्रायद्वीपीय पठार। उसके पश्चात था हमारा पश्चिमी और पूर्वी घाट, और अंत में द्वीप समूह को देखा था हमने। आज हम शुरू करने वाले हैं भारत के प्रमुख नदियों के बारे में, जहां हम कहां पढ़ते हैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। नदियों द्वारा जो जल एकत्र किया जाता है भारत के भूभाग पर, नदियां उस जल को लेकर समुद्र में जाकर मिला देती है या सागर में जाकर मिलती है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में हो या फिर अरब सागर की। दो तरफ नदियां प्रवाहित होती है भारत में मुख्य रूप से। तो उन सब को देखेंगे, और नदियों द्वारा जो अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का या फिर भू आकृतिक का निर्माण किया जाता है। मृदा में अपर्दन के कारण जो निर्माण होता है या निक्षेपण के कारण जो भू आकृति बनती है नदियों के द्वारा, उन सब को हम कहां देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत हम कवर करेंगे उसको दोस्तों। तो आइए, सबसे पहला ही यहाँ सवाल हमारे दिमाग में आता है कि अपवाह तंत्र पहले किसे कहेंगे, अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम किसे कहेंगे। तो अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम उसे कहते हैं धरातलीय जल, अर्थात पृथ्वी की सतह पर या भारत के भूभाग पर जो जल है उसको नदी तंत्र द्वारा या नदियों के जाल द्वारा जो लेकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती है या अपवाहित होती है या बहती है, उसी को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र नदी के जाल को कहते हैं, नदी के उस जाल को कहते हैं जिसे धरातलीय जल का प्रवाह होता है या अपवाह होता है। एक यहाँ कॉन्सेप्ट अगला आता है अपवाह द्रोणी। दो बात यहाँ याद रखना है, एक तो अपवाह तंत्र था, दूसरा है अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज पैटर्न। इन दोनों में अंतर क्या है, दिमाग में अब ये सवाल आएगा हमारे। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र या क्षेत्र विशेष का जल, क्षेत्र विशेष का जल जिन नदी तंत्रों द्वारा या नदियों के जाल द्वारा प्रवाहित होता है उसको हम अपवाह द्रोणी कहते हैं, उस क्षेत्र का अपवाह द्रोणी कहते हैं। जैसे हम देखें, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ एक मुख्य नदी है ब्रह्मपुत्र, इसकी सहायक नदियां हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो जल है वह ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा लेकर बंगाल की खाड़ी में पहुंचा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो इसे हम ब्रह्मपुत्र को कहेंगे नॉर्थ ईस्ट का अपवाह द्रोणी या ब्रह्मपुत्र नदी की अपवाह द्रोणी। इसी प्रकार अपवाह तंत्र क्या था, यह एक नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, यह भी जो है सागर तल में जल लेकर जा रही है। तो धरातल पर जो जल है, वर्षा के कारण जो जल मिलता है उसको नदियों को, या अन्य स्रोतों से जो जल है, सीवर का सहारों से जो जल निष्कासन होता है हम जो घर में यूज करते हैं, वह भी जाकर नदियों में मिलती है। तो जिस भी स्रोत से जल की प्राप्ति होती है, नदियां इन जल को ले जाकर धरातल से कहां पहुंचा देती है, सागर में। तो उसी को हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र कहते हैं। ये था हमारा अपवाह तंत्र और अपवाह द्रोणी। अब हम देखते हैं अपवाह तंत्र को या नदी तंत्र को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं, पहले उसको देख लेते हैं हम। नदी तंत्र को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं, अर्थात नदियों का मार्ग किस प्रकार होगा, किस रास्ते से वह प्रभावित होगी और किस किस प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, इन सबको प्रभावित करने वाले कुछ कारण हैं जिसको जानना हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले उनको देख लेते हैं हम। पहले हम क्या देख लेते हैं, अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारण। प्रभावित करने वाले कारण। तो पहला कारण क्या है दोस्तों, पहला कारण है चट्टानों की संरचना। चट्टानों की संरचना या
भू आकृति की संरचना, जिस क्षेत्र से प्रभावित हो रहा है उस क्षेत्र में चट्टान या मृदा की संरचना किस प्रकार है। जैसे हम बात करें हिमालय की नदियां हैं, कोई नदी मान लेते हैं हम, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। पहले तो वह हिमालयी क्षेत्र में कठोर चट्टानी संरचना से होकर प्रभावित होती है, और कठोर चट्टानी संरचना भी यह जो है प्रायद्वीपीय पठार की अपेक्षाकृत नई संरचना, हिमालय की संरचना, उसको पहले वो काटेगी, पत्थरों को काट कर वो प्रभावित होगी, तो इस क्षेत्र में क्या होगा, गॉर्ज या महाखंड का निर्माण किया जाएगा। और क्या होगा, जब अपेक्षाकृत कम ढाल वाले क्षेत्र में आएगा तो वहां पर छिप्रिकाएं बनेगी, गॉर्ज या जलप्रपात बनाती है ऊंचाई पे। और जब मैदान में अपेक्षाकृत मुलायम संरचना पर आती है, मैदानों से होती है, तो मृदा में अपर्दन अधिक मात्रा में होगा। मृदा में अपर्दन अधिक होगा तो अवसादों को साथ साथ लेकर जाएगी नदियां, अवसादों को, धूल मिट्टी इत्यादि को लेकर जाएगी साथ में, और उसका फिर रास्ते में कहीं ना कहीं स्लोप या ढाल कम होने के बाद उसका निक्षेपण या सेडिमेंटेशन हो जाएगा, जिसके कारण फिर वह क्या करेगी, मार्ग बदल लेगी। मार्ग बदलने के बाद क्या होगा, उसमें विसर्पण होता है, उसको सर्पिल जिगजैग मूवमेंट हो जाता है। इस प्रकार नदियां जो है इस प्रकार रास्ता बनाती है, इसी को हम विसर्पण कहते हैं। और वहीं वहीं कोई नदी यदि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कठोर संरचना, ग्रेनाइट सब चट्टानों से बनी संरचना है प्रायद्वीप पठार की, जिसकी चट्टानें हिमालय से भी ज्यादा पुरानी है और कठोर है, तो उस क्षेत्र में इसका क्या होगा, अपवाह तंत्र। उस क्षेत्र में इसका अपवाह सीधा होगा, एक निश्चित पैटर्न में होगा, एक चट्टानों को काट कर तो यह प्रभावित हुई, परंतु उसके रास्ते में मार्ग परिवर्तन इस प्रकार नहीं होगा जिस प्रकार मैदानी भाग में प्रभावित होने वाली नदियां गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र या सिंधु नदियों के मार्ग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण पूरा उत्तर भारत जो है बाढ़ के चपेट में रहता है। गंगा की नदियों के द्वारा, ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा देखा होगा, सुना होगा अपने न्यूज में कि यह क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्या से प्रभावित होता है। ब्रह्मपुत्र और गंगा का क्षेत्र क्यों होता है उसका, क्योंकि ढाल कम है, चट्टानी मुलायम चट्टान है या मृदा है, जिसमें अपर्दन अधिक मात्रा में होता है नदियों द्वारा लाए गए जल के कारण। फिर आते हैं दूसरा क्या है, दूसरा कारण जो प्रभावित करता है नदियों के मार्ग को, दूसरा है उच्चावच। उच्चावच या एल्टीट्यूड, ऊंचाई। ऊंचाई यह किस प्रकार प्रभावित करता है नदियों के मार्ग को, तो नदियां, जैसे हम मान ले हिमालय से कोई नदी निकल रही है, क्या हुआ अपना हिमालय, तो यहां से जो नदियां निकलेगी अधिक ऊंचाई और अधिक ढाल के कारण क्या होगा, यहां से यह झरने के रूप में प्रभावित होगी या जलप्रपात के रूप में प्रभावित होगी। प्रारंभ में इसका जो मार्ग होगा वो जलप्रपात बनाएगी, और फिर अपेक्षाकृत कम ऊंचे स्थान से फिर क्या बनाएगी, यहां पर यह छिप्रिका बनाएगी। छिप्रिका वाटरफॉल, और छिप्रिका को कहते हैं हम रैपिड। वही मैदानी भाग में जब नदियां आएगी, मैदानी भाग में, उसके बाद यहां पर देखें हम, तो पहले क्या होता है, जलोढ़ पंख क्या बनाता है, जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु बनाता है नदियां। यहां पर हमने देखा था ना स्थलाकृतियों वाले लेक्चर में, नदियां जब मैदानों में प्रवेश करती है पर्वत से उतरकर, तो पहले बनता है क्या, जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु बनाती है। फिर क्या होता है इसके बाद, जलोढ़ शंकु के बाद क्या बनती है, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, एलुवियल कोन और एलुवियल फेन बनता है। और फिर क्या होता है इसके बाद हमें और क्या देखने को मिलता है, छिप्रिका हो गया, जलप्रपात बना ऊंचाई के कारण। मैदानों में फिर नदियां आएगी, तो मैदान का निर्माण भी इसी के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। तो पहले फिर बनता है भावर, तराई, जलोढ़ पंख, शंकु, जलोढ़ पंख, भावर, फिर होता है तराई,
और इसके बाद हमें मैदान, पुराने जल और निक्षोभ, पुराने जल और निक्षोभ को हम कहते हैं बांगर, बांगर और अंत में खादर, बांगर और खादर अंत में। और क्या होगा फिर इसके बाद, यहां से फिर नदियां वापस मैदान में हो रही है, मैदान में प्रभावित होगी नदियां, मैदान में फिर नदियों में आता है, मैदानी क्षेत्र में नदियां अपने साथ अवसाद लेकर आ रही है मान लेते हैं, तो तटबंध का भी निर्माण करती है, तटबंध बनाती है, नदियां आगे बढ़ रही है, इसमें फिर होगा क्या, विसर्पण, नदियों के मार्ग में परिवर्तन होता है, नदियों के मार्ग में पुनः परिवर्तन होता है। तो नदियां जो है क्या होता है, यहाँ मैदानी भागों में प्रवेश होती है तो नदी के द्वारा लाए गए निक्षेपों से तटबंध का निर्माण होता है, बाढ़ का मैदान बनता है, ये नदियां विसर्पण करने के बाद जो ये निक्षेप इधर छोड़ देती है नदियां, लाए गए अवसादों का निक्षेपण जो होता है, जिसके कारण क्या होता है, बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है प्रतिवर्ष, बाढ़ के मैदान। और क्या होता है, इस प्रकार के विसर्पण को हम विसर्पण या विसर्पण कहते हैं, विसर्पण। और यही जब विसर्पण के अवशेष छूट जाते हैं किसी क्षेत्र में, तो अवशेष से जो झील का निर्माण होता है इसे हम कहते हैं गोखुर झील, गोखुर झील या ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक। और अंत में यह नदियां समुद्र में मिलती है तो डेल्टा के मैदान का निर्माण करती है। इन सबको हम, यह क्या निर्धारित करती है, उच्चावच भी निर्धारित करती है और चट्टानों की संरचना इसको निर्धारित करती है, जिसके कारण ही ये सब संरचनाएं हमारे मैदानी क्षेत्रों में देखने को यह बनती है। वही बात करें हम प्रायद्वीपीय भारत की, जहां अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों से होकर नदियां प्रवाहित हो रही है दोस्तों, तो वहां क्या होगा, ये वहां देखते हैं हम क्या होता है। उच्चावच किस प्रकार निर्धारित कर रहा है, बहुत कुछ बन रहा है हमारे मैदानी क्षेत्रों में, अलग अलग प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है उच्चावच के कारण। प्रायद्वीपीय पठार में नदियां, प्रायद्वीपीय पठार में हिमालय की अपेक्षा ढाल कम है, यहां भी ढाल से जब नदियां नीचे उतरेगी तो वाटरफॉल पहले बनाएगी, जलप्रपात, वाटरफॉल बनाई, परंतु उसके बाद यह एक निश्चित पैटर्न पर एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है। एक इसका जो बना हुआ तंत्र है, जो चट्टानों को काट कर नदियों द्वारा मार्ग बना लिया गया अपना, उसी से प्रवाहित होती है, अपवाहित होते रहती है, नदियां बहती रहती है उसी से। तो इसके मार्ग में परिवर्तन ज्यादा हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में कभी भी बाढ़ जैसी समस्याएं बहुत रेयर स्थिति में देखने को मिलती है। तीसरा कारण क्या है, अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले तीसरे कारण कौन से हैं, आइए उसको देखें। तीसरा कारण है हमारा जल की आपूर्ति, जलापूर्ति, जल की आपूर्ति। जल की आपूर्ति, जल की आपूर्ति जो है दोस्तों वह कैसे होती है, तो नदियों के जल का, ये नदियों में जल के जो आपूर्ति होती है उसके मुख्य रूप से दो स्रोत हैं। पहला क्या है, वर्षा जल, पहला क्या है, वर्षा जल या रेन वाटर, पहला है हमारा वर्षा जल, वर्षा जल, और दूसरा है हिमानियों द्वारा या ग्लेशियरों के पिघलने से, हिमानियों के पिघलने से, पिघलने से। और घरेलू जल का जो हम प्रयोग करते हैं वह भी नदियों में किसी प्रकार से जाता है, तो मानव समाज द्वारा भी इसकी आपूर्ति होती है, परंतु उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। तो हिमानियों के पिघलने से हम बात करें तो जल की आपूर्ति किस क्षेत्र की नदियों की होगी दोस्तों, हमने देखा था हिस पर बाल्तेरो जैसे ग्लेशियर कहां पे है, हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर बहुत ज्यादा मात्रा में है, और इन्हीं ग्लेशियर से हिमालय या उत्तर भारत में बहने वाली ज्यादातर नदियों का उद्गम इन्हीं ग्लेशियर से हुआ है। तो इसमें
वर्षा जल के साथ साथ वर्ष भर हिमानी से पिघलने वाले जल की भी आपूर्ति होती रहती है, जिसके कारण हिमालयी नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि जो है वह क्या है, वर्ष भर उसमें जल रहता है, जल की आपूर्ति होती रहती है। वहीं प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की बात करें, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि की, तो इनमें इनमें जल की आपूर्ति वर्ष भर नहीं होती, वर्षा ही इसके जल का एकमात्र स्रोत है। तो वर्षा जल जो है, वर्षा की ऋतु में इन नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है, वहीं वर्षा के पश्चात धीरे धीरे इनके में मात्रा जल की कम होने लगती है, आपूर्ति कम हो जाती है, और ग्रीष्म ऋतु में तो कभी कदार ये नदियां सूख जाती है। क्या होती है? सूख जाती है, ये नदियां सूख जाती है। ये तीन कारण है हमारे अफवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले, तीन महत्वपूर्ण कारण कौन कौन से हैं? ड्रेनेज सिस्टम को प्रभावित करने वाले कारण, चट्टानों की संरचना, उच्चावच या स्लोप, ऊंचाई, जल की आपूर्ति, ये तीनों कारण थे। तो इन्हीं कारणों के आधार पर हम नदियों को, भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटकर देखते हैं। भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटकर हम देखते हैं। आइए देखते हैं इन दो वर्गों में भारत की नदियों को बांटते हैं। तो भारत की नदियों को हम हिमालयी नदी, हिमालयी नदियां, और दूसरा हमारा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इनमें भी जो है दोनों में अलग अलग विशेषताएं हैं। स्टार्टिंग में हम जो डिस्कस अभी कर रहे थे उससे आप अनुमान लगा सकते हैं क्या क्या विशेषता होगी। इसी नदी को हम बारहमासी नदी कहते हैं, बारहमासी नदी, क्योंकि इसमें जल की मात्रा, यह जल जो है 12 मास इससे जल प्रवाहित होती रहती है। और क्या है, बारहमासी नदी कहते हैं, और यह जो है वर्षा ऋतु में सिर्फ होती है, इसे बारहमासी वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में जल प्रभावित होती है। इन नदियों में जल की आपूर्ति किससे होती है? ग्लेशियर से होती है, और वर्षा जल के कारण वहां सिर्फ वर्षा से जल की आपूर्ति होती है हिमालयी नदियों में। और क्या क्या विशेषता? यह अवसाद अपने साथ ज्यादा लेकर आएगी, क्योंकि अपेक्षाकृत कठोर, अवसादों की मात्रा ज्यादा होगी इसमें, अवसादों की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि यह अपेक्षाकृत मुलायम चट्टान है और नवीन चट्टान है। और यह जो प्रायद्वीपीय पठार की चट्टान है ग्रेनाइट की बनी हुई थी, जिसके कारण यहाँ अवसादों की मात्रा कम होगी, अवसादों की मात्रा कम होगी। और क्या होगा? ये नदियां अवसाद लेकर आएगी तो अवसाद की मात्रा अधिक होगी, तो यह रास्ते में वही जो संरचना हमने देखा, विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करेगी। वहीं यहाँ क्या होगा, वो जो स्थलाकृति हम देखते हैं, जैसे ऑक्सबो लेक या गोखुर झील, बाढ़ के मैदान, तटबंध, ये सब जो है, या फिर हम कहें जलोढ़, पंख जलोढ़, संगु इत्यादि का निर्माण इन क्षेत्रों में नहीं मिलता है हमको देखने को। प्रायद्वीपीय पठार और हिमालयी नदियों को हम देखें एक एक करके, तो मुख्य रूप से हिमालय के तीन नदी तंत्र है, तीन बड़ी नदियां हैं, और उसकी सहायक नदियों के द्वारा संपूर्ण उत्तर भारत के जल का जो है अपवाह होता है। इन तीन नदियों के बारे में देखें तो पहला है सिंधु एवं उसकी सहायक नदी, तो सिंधु नदी तंत्र। दूसरा हमारा है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा हमारा है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। इसको हिमालयी नदी कहते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो हिमालयी क्षेत्र से होती है। वही प्रायद्वीपीय भारत में देखें तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आता है हमारा महानदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी,
ये पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो इसको हम एक एक करके अब देखेंगे, एक एक नदी को, एक एक नदी तंत्र को हम देखेंगे और उनके द्वारा जिस प्रकार जो संरचना बनाई जाती है, या जो चट्टानी संरचना या फिर जो उसके सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो मैदानों का निर्माण होता है उनको देखेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू कौन सा करेंगे टॉपिक? पहला नदी तंत्र होगा हमारा सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र से हम नदियों के बारे में जानने शुरू करते हैं दोस्तों, एक एक करके जानेंगे, एक एक चीज बताऊंगा यहाँ आपको मैं, ताकि नदी से पूछा जाने वाला एक भी सवाल आपके किसी भी एग्जाम में छूटे नहीं। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस हो आपका, एसआई हो या फिर एसएससी हो या यूपीएससी हो, किसी भी एग्जाम में आपसे सवाल नदियों से नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं उसको। तो आइए अपवाह तंत्र में हम सबसे पहले शुरू करते हैं सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। हमारा क्या होगा? पहला हिमालयी नदियों में देखा हमने तीन अपवाह तंत्र को देखते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्रा का। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी का अपवाह तंत्र या इंडस रिवर वैली। सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र या इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम। सिंधु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस कहते हैं। सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, इसका जो है यह तिब्बत से निकलती है, जम्मू कश्मीर राज्य से प्रभावित होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और जाकर अरब सागर में गिर जाती है। तो देखेंगे इसमें और इनकी कौन कौन सी सहायक नदी है। भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों को का संबंध जो है सिंधु की सहायक नदियों से या पंचनद से है। पंचनद को कहते हैं। 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं सिंधु की, इससे इन राज्यों के जो है मैदानों का निर्माण हुआ है। तो आइए देखें, हम सबसे पहले सिंधु नदी देखते हैं। सिंधु नदी तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से। दो जल धाराओं के मिलने से सिंधु का वो होता है। ये हो गया हमारा सिंधु। अरब सागर में जाकर डेल्टा का निर्माण करती है और अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु की जो उत्पत्ति होती है, जो दो जल धाराओं के मिलने से होती है। दो जल धाराओं के मिलने से देखते हैं कौन कौन सा जल धारा है। पहला है सिंधी खवाब और दूसरा गारतांग। यह जो है तिब्बत का क्षेत्र है, मानसरोवर झील के पास बोखरचू नामक स्थान से निकलती है। मानसरोवर मानसरोवर झील के समीप स्थान है बोखरचू। बोखरचू नामक स्थान से यह निकलती है। पहला क्या है? सिंधी खवाब। सिंधी खवाब, सिंधी खवाब तिब्बत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में लायंस माउथ या शेर का मुख। पहला सिंधी खवाब और दूसरा है गारतांग। ये दो जल धाराएं मिलकर, यहां पर ये दो जल धाराएं मिल रही है, यहां से यह आगे जो है सिंधु कहलाती है या इंडस कहलाती है। सिंधु नदी, सिंधु नदी। इनकी सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले एक नदी बाईं ओर से आकर मिलती है, जास्कर। जो जास्कर श्रेणी से निकलती है, जास्कर श्रेणी को हमने देखा था भारत की भू आकृतियों के बारे में जब हम देख रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कौन सी नदियों के बारे में? जास्कर नदी है, जास्कर श्रेणी से निकलती है। फिर दाहिनी ओर से इसमें आकर मिलती है श्योक, जो काराकोरम रेंज से निकलती है, श्योक। फिर एक नदी इसमें आकर मिलती है दाहिनी ओर से जिसका नाम है गिलगित, जो गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से निकलता है। और अंत में दाहिनी ओर से एक और बड़ी नदी आकर मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसका नाम है काबुल। काबुल। तो दाहिनी ओर से तीन नदियां, बड़ी नदियां आकर मिलती है इससे।
श्योक, गिलगित और तीसरा काबुल। तो इसका हम नाम देखें, ए बी सी और डी। आप इसको नोट कर सकते हैं। ये है हमारा जास्कर। जास्कर कहाँ से निकलती है? जास्कर रेंज से निकलती है। दूसरा है श्योक, यह काराकोरम रेंज से निकलती है। जास्कर निकलती है कहाँ से? जास्कर रेंज से, जास्कर श्रेणी से। दूसरा हमारा है श्योक, यह काराकोरम से निकलती है, काराकोरम रेंज से निकलती है। तीसरा है हमारा गिलगित, गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान से निकलती है। और अंत में है हमारा काबुल, अफगानिस्तान से निकलती है। इनमें से एक तो यह बाईं ओर से मिलती है जास्कर श्रेणी, और बाकी 3 नदियां दाईं ओर से निकलती है। बाएं और दाएं या लेफ्ट और राइट से मिलने का जो कॉन्सेप्ट है, नदियां जिस दिशा में प्रवाहित होती है, अपवाहित होती है, उस दिशा में आप खड़े हो जाइए। तो जो आपके हाथ के दाहिनी ओर से मिलती है उसको हम राइट साइड से कहते हैं, या राइट साइड से मिलने वाली नदियां हुई, दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां हुई। और जो लेफ्ट हाथ से मिलता है उसको लेफ्ट हैंड के साइड से मिलने वाली नदियां हुई। तो ये आप नोट कर लीजिए उसको। क्या क्या नाम है हमारा? बाईं ओर से जास्कर मिलती है, फिर श्योक, गिलगित और काबुल। इसके बाद हम देखें तो पंचनद आती है। पंचनद झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, 5 नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। उनमें सबसे पहले है, सबसे बड़ी नदी है चेनाब। पहले इसी को बना ले हम, चेनाब। चेनाब भी जो है 2 जलधाराओं के मिलने से बनती है। चेनाब भी जो है 2 जलधाराओं से मिलकर बनती है। इसमें एक सहायक नदी है इसकी, झेलम। झेलम पहला क्या है? यह झेलम नदी। यह हमारा है चिनाव। चिनाव नदी, चिनाव या चिनाव कहते हैं। इसके बाद एक नदी इसमें मिलती है आकर, रावी। रावी के बाद एक नदी है ब्यास, और इसकी एक अन्य सहायक नदी है, यह ब्यास है। रावी, ब्यास और रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास, ब्यास, और यह है हमारा सतलज। सतलज। तो देखें झेलम का उद्गम कहां से होता है। झेलम नदी का जो उद्गम है, क्या होता है हमारा? वेरीनाग झरने से। वेरीनाग झरने से, तिब्बत में स्थान है वेरीनाग झरना। वेरीनाग झरने से झेलम, यह अनंतनाग में भारत में प्रवेश करती है। और इसी के तट पर श्रीनगर अवस्थित है, जम्मू कश्मीर की राजधानी। और यह गूलर झील से होकर प्रवाहित होती है और बारामूला से बाहर हो जाती है। कहां से? भारत से बाहर होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है झेलम। झेलम की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है किशनगंगा। क्या है हमारा? किशनगंगा। तो इसको देखते हैं हम, झेलम के बारे में नोट कर लीजिए कुछ चीजें। यह नदी है किशनगंगा। किशनगंगा यह नदी है। झेलम की एक सहायक नदी है जो दाएं ओर से मिलती है, किशनगंगा, जिस पर किशनगंगा मल्टी मॉडल वाटर प्रोजेक्ट लगाया गया है। किशनगंगा जल विद्युत परियोजना लगाई गई है। तो इसको भी नोट करें हम। आइए नोट कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है आपके। तो अगला है झेलम।
झेलम नदी। झेलम जो है चिनाव की सहायक नदी है, देख रहे हैं हम। झेलम का उद्गम, उद्गम कहाँ से हो रहा है? वेरीनाग झरने से, झरने से। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर अवस्थित है। श्रीनगर अवस्थित है किसके तट पर? झेलम के तट पर। यह बूलर झील जो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बूलर झील से होकर प्रभावित होती है। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। मीठा पानी अर्थात फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर अर्थात जो पीने योग्य जल होता है, या सॉफ्ट वाटर भी कहते हैं इसको। और एक होता है लवण जल या सॉल्ट वाटर, समुद्र का जो नदी है जो खारा होता है, जिसको हम पी नहीं सकते या इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और क्या है इस पर? किशनगंगा इसकी सहायक नदी है। किशनगंगा सहायक नदी है किसकी? झेलम की। और किशनगंगा पर क्या है? किशनगंगा परियोजना अवस्थित है। किशनगंगा जल विद्युत परियोजना कहां पर? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में किशनगंगा जल विद्युत परियोजना अवस्थित है इस पर। ये नोट कर लिया आपने? देखिए आप, वेरीनाग झरने से निकलती है, श्रीनगर में अवस्थित है, बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील से होकर प्रवाहित होती है, और किशनगंगा इसकी सहायक नदी है। इसी क्षेत्र में या झेलम नदी के द्वारा लाए गए हिमानी जलोढ़ निक्षेप को, या ग्लेशियर के द्वारा जो लाए जाते हैं निक्षेप सेडिमेंट, उसका जो सेडिमेंटेशन होता है इस क्षेत्र में, श्रीनगर के क्षेत्र में, उस मृदा को, उस सॉइल को हम कहते हैं करेवा, जहां जिस पर सेफ्रॉन की खेती होती है या केसर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है, करेवा कहते हैं। वो हमने फिजियोग्राफी में भी देखा था, यहाँ हमने फिर एक बार देख लिया उसे। इसके बाद हम आते हैं चेनाव पर, नोट कर लीजिए इसको। अगला है हमारा चेनाव। चेनाव, चेनाव को देखिए, दो दो जो है जलधाराओं से मिलकर बनती है। इसकी उत्पत्ति 12 लाचा दर्रे के समीप होती है। 12 लाचा दर्रा, यह जो है 12 लाचा दर्रे के समीप से निकलती है। 12 लाचा हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में। पहला हमारा है चंद्रा और भागा, और यह मिलती कहां पर है? तांडी नामक स्थान पर। तांडी नामक स्थान पर यह मिलती है हिमाचल प्रदेश में। इसे चिनाव को चंद्रभागा कहते हैं। फिर यह आगे बढ़ती है, चंद्रभागा चेनाव कहला जाती है, चेनाव कहलाती है, चेनाव कहलाती है। तो इसको हम नोट करते हैं। सबसे पहले चेनाव के बारे में आप कुछ चीजें। चेनाव नदी, सबसे पहला क्या है? उद्गम। उद्गम का स्थान क्या है? उद्गम स्थान है 12 लाचा, हिमाचल प्रदेश। दो जलधाराओं के रूप में होती है, चंद्रा और भागा। हिमाचल में इसको चंद्रा और भागा कहते हैं। यह तांडी में आकर मिलती है, और तांडी के बाद यह चेनाव कहलाती है, चेनाव कहलाती है। और क्या है इसकी विशेषताएं? चेनाव की एक सहायक नदी है जो इसके बाईं ओर से मिलती है। चेनाव की एक सहायक नदी है, और छोटी सी सहायक नदी है, और महत्वपूर्ण सहायक नदी है चेनाव। यह जो सहायक नदी है, चेनाव की सहायक नदी है। चेनाव की सहायक नदी का नाम है तावी रिवर। तावी, जम्मू तवी, जम्मू जो है यह जहां पर मिलती है,
इसी क्षेत्र में यह जम्मू है, चेनाब से जहां मिलती है तावी नदी, वहीं पर जम्मू नामक शहर अवस्थित है। जम्मू शहर, जम्मू शहर कहाँ पर अवस्थित है पूछ लिया जाता है एग्जामों में। जम्मू शहर कौन से नदी के संगम पर अवस्थित है या कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो तावी नदी के किनारे जम्मू शहर अवस्थित है। एक ट्रेन भी चलती है जम्मू से तवी के बीच, जम्मू तवी एक्सप्रेस, दिल्ली से जब जम्मू तवी के बीच चलती है। फिर हम देखें अगला क्या है हमारा, अगला है रावी और ब्यास, उसको देखते हैं। अगला है हमारा रावी और ब्यास। चेनाब के बारे में एक बातें आप और नोट कर लीजिए। चेनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु की सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरीज है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी। आप देख सकते हैं कि जितनी पंचनद है, पंचनद जो भी है सब जाकर चेनाब में मिलती है और चेनाब ही अंत में जाकर सिंधु में मिलती है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब। या ये कहे हम भारत के क्षेत्र में जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान तक जो है अपवाद क्षेत्र का संबंध किसकी सहायक नदियों से? चेनाब की सहायक नदियों से, उनके द्वारा ही मैदानों का निर्माण होता है। परंतु चेनाब भी जो है सिंधु की सहायक नदी है, तो सिंधु नदी के अपवाह तंत्र का संबंध इन राज्यों से है। और पाकिस्तान के भी आधे से ज्यादा राज्यों का संबंध, अपवाह तंत्र का संबंध सिंधु नदी से। सिंधु जो है पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी सहायक, सबसे बड़ी नदी है। फिर हम आते हैं, अगला हमारा है रावी नदी। रावी नदी, रावी नदी का उद्गम जो है, रावी और ब्यास, यह दोनों नदियां जो है रावी और ब्यास, इसकी उत्पत्ति होती है रोहतांग दर्रे के समीप से। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के समीप से है, रावी की उत्पत्ति होती है। और यहीं पर एक स्थान है व्यास कुंड, जहां से ब्यास की उत्पत्ति होती है, व्यास कुंड से ब्यास नदी की उत्पत्ति होती है। रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से ब्यास नदी की उत्पत्ति होती है और वहीं से रावी निकलती है। रावी झेलम के बाद जाकर चेनाब में मिल जाती है, रावी जो है झेलम के बाद चेनाब से मिलती है। ब्यास कुंड से ब्यास निकलती है जो सतलज की सहायक नदी है। और हम आगे देखें, अगला हमारा क्या है, यह सतलज, इसका उद्गम जो है, उत्पत्ति जो है कहां से होता है? राकस ताल नामक स्थान है तिब्बत में, राकस झील, राकस ताल, ताल अर्थात झील, तिब्बत में। राकस ताल से सतलज नदी की उत्पत्ति होती है। यह हिमाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। एक प्रमुख दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, सिपकीला, क्या नाम है इसका? सिपकीला, सिपकीला से यह भारत में प्रवेश करती है। सिपकीला से यह भारत में प्रवेश करती है, कौन? सतलज। इसी पर हिमाचल और पंजाब के बीच सीमा पर एक जल विद्युत परियोजना बनाया गया है, जिसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। भारत की पहली जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल परियोजना। एग्जामों में पूछा जाता है किस नदी पर है। और इसी परियोजना के तहत एक जलाशय का निर्माण हुआ है, गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर जलाशय या गोविंद सागर झील। बांध बनाए जाते हैं परियोजनाओं, जल विद्युत परियोजनाओं को, नदियों के जल को एक जगह बांध बनाकर इकट्ठा किया जाता है, फिर ऊपर से इसे अपवाहित प्रवाहित किया जाता है टरबाइन पर, उसके बाद उससे विद्युत उत्पत्ति होती है, विद्युत की उत्पत्ति होती है। तो यह था हमारा सतलज, राकस्थाल से निकलती है, सिपकीला से भारत में प्रवेश होता है, भाखड़ा नांगल परियोजना है। ब्यास जब सतलज से मिलती है, जहां पर वह स्थान है हरिके, हरिके नामक पंजाब में स्थान है, वहां पर ब्यास इससे मिलती है। हरिके बैराज का निर्माण किया गया, बांध यहाँ भी बनाया गया है, बैराज भी कहते हैं बांध को। ब्यास मिलती है इससे हरिके से,
और यहीं से निकाला गया है एक नहर जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। किस नदी से निकाला गया है? तो ब्यास और सतलज, या यूं कहे सतलज से निकाली जाती है। ब्यास जहां पर मिलती है सतलज से हरिके में, वहीं से यह नदी, यह नहर निकाला गया। यह नहर जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, मरुस्थलीय जिले हैं गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर इत्यादि में यह जो है जल कौन से नहर के द्वारा प्रदान किया जाता है? इंदिरा गांधी नहर द्वारा। यही वजह है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में भी जो है अब जो है कृषि कार्य किए जाने लग गए हैं, किए जाते हैं। ये था हमारा सतलज। और सतलज सबसे लास्ट में जाकर किससे मिलती है? चेनाब से। तो अब हम नोट करें इसको, कुछ फैक्ट है जिसको आपको नोट करना चाहिए। फैक्ट क्या है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी तो देखी हमने, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब। चेनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज। सतलज यह राकस ताल से निकलती है, सिपकिला दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार जब हम नदियों को देखेंगे, इस तरह डायग्राम आप बना लीजिए, तो फिर नदियों के उत्पत्ति किस किस क्षेत्र से प्रभावित होती है उसके बारे में आप सब चीज याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में चुनाव को क्या कहते हैं? चंद्रभागा कहते हैं। ये थी नदियां हमारी, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सारी नदियां देख ली हमने। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारा, नदियों के द्वारा, इन नदियों के द्वारा जो निक्षेप लाए जाते हैं, नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट लाए जाते हैं, उनके द्वारा मैदानों का निर्माण इन क्षेत्रों में हुआ है। उनके द्वारा इन क्षेत्रों में जो मैदानों का निर्माण हुआ है उनको हम दोआब कहते हैं या मैदान भी कहते हैं। इसको हम विशेष रूप से जम्मू कश्मीर पंजाब का मैदान भी कहते हैं या दोआब कहते हैं। तो आइए उसको देखें, कौन कौन सी नदियों के बीच जो दोआब है उनको विशेष नामों से पुकारा जाता है। जैसे सिंधु और झेलम के बीच है तो उसको सिंध सागर कहते हैं। झेलम और चेनाब के बीच है तो उसको छाग दोआब कहते हैं। चेनाब और रावी के बीच है तो उसको रचना दोआब कहते हैं। इसी प्रकार नाम है, 5 नाम है जिसके द्वारा इन नदियों के द्वारा ही जो लाए गए मृदा है, अवसाद है, उनके द्वारा पंजाब, हरियाणा या पाकिस्तान के पंजाब और सिंध वाला क्षेत्र जो है वहां के मैदानों का निर्माण हुआ है। तो आइए उसको देख लेते हैं, या नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं भी बुक से आप देखेंगे तो यदि इस तरह से आप नदियों को करते हैं तो नदियों से प्रश्न आपके छूटते नहीं है। तो आइए करते हैं हम आगे। यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो मैदानों का निर्माण होता है, कौन सी नदियां हैं? सिंधु और झेलम। इसको हम कहते हैं सिंध सागर दोआब। इसके बाद यह जो क्षेत्र है, यहाँ जो मैदानों का निर्माण हुआ है, इसको क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं झेलम और चेनाब के बीच है तो इसको हम कहते हैं छाग दोआब। इनके नामों का ही शॉर्ट फॉर्म है छाग दोआब।
चेनाब और रावी के बीच जो मैदान का निर्माण हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? रेचना दोआब, रावी और चेनाब। इसी प्रकार रावी और ब्यास के क्षेत्र का जो वो हुआ है निर्माण, रावी और ब्यास की नदियों के बीच जो हुआ है उसको रा और रावी ब्यास कहते हैं इसको। और अंत में ब्यास और सतलज के बीच जो मैदान का निर्माण हुआ है इसको क्या कहते हैं? बिष्ट दोआब। क्या कहते हैं इसको? बिष्ट दोआब। देख लीजिए आप इसको, सिंधु और झेलम के बीच जो है सिंध सागर, झेलम और चेनाब के बीच है खाग, चेनाब और रावी के बीच तो रेचना दोआब, रावी और ब्यास के बीच भारी दोआब और अंत में हमारा बिष्ट दोआब है। ये दोआब क्या है? मैदान है। ये मैदान है, इसको पंजाब का मैदान भी कहते हैं। पंजाब के मैदानों का उत्पत्ति होता है, पंजाब के मैदान, और उत्तर के हरियाणा क्षेत्र का भी यही क्षेत्र है। और इसकी संरचना देखी थी हमने मैदान, जब उत्तर भारत के मैदानों के बारे में देख रहे थे हम भारत के भू आकृतियों के चैप्टर में, तो उसमें हमने क्या बताया था? हिमालय से निकलने वाली नदियां और उनकी सहायक नदियों द्वारा उत्तर भारत के संपूर्ण मैदान का निर्माण हुआ है। और उत्तर में हम पंजाब हरियाणा का मैदान कहते हैं। फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदान, या गंगा की सहायक नदियों द्वारा इन क्षेत्र का मैदानों का निर्माण होता है। और फिर हमारा आता है उत्तर पूर्व के मैदान, जिसको हम ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। तो यही था हमारा सिंधु नदी और उसके सहायक नदियां और उनके द्वारा बनाए गए मैदानों के बारे में। आगे हम करेंगे आज के लेक्चर में, ये रहा हमारा टॉपिक। आगे हम गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को देखेंगे, फिर हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में भी देखेंगे। एक एक नदी को करके ढंग से तैयार कर लेना है हम लोग को, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न नदियों से या अपवाह तंत्र से जुड़े हुए प्रश्न हमारे छूटने नहीं चाहिए। तो आप इसी तरह अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए हमारे वेद स्टडी ग्रुप से। मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट।